ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आज अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा इनफाइनाइट जीपी के बारे में कि ये क्या होता है, ये क्या बीमारी है। ठीक है, क्या कोई मेरे को जीपी का जनरल चेहरा बता सकता है? जनरल चेहरा कैसा होता था अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म में बेटा ए मान लूं और कॉमन रेशियो अगर मैं आर मान लूं, तो व्हाट विल द जीपी लुक लाइक? बताओ। सर AR to the power n-1। ठीक है, टोटल अपीयरेंस अगर बात करें तो आई थिंक ए आर AR² AR AR³ cube, good, next AR to the power 4 and it will go on like हाँ। और लास्टली जो nth टर्म अपना आएगा दैट वाज AR to the power n-1। ये सब पढ़ाई कर चुके हैं हम। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म, और ऐसे कर करके बेटा दिस इज nth टर्म। डू यू ऑल रिमेम्बर दीज थिंग्स? ये सारा याद है आप लोगों को? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी इनफाइनाइट जीपी का क्या मतलब होता है बेटा? इनफाइनाइट जीपी का ये मतलब होता है कि जैसे इसके अंदर में कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स है। ठीक है, फिक्स भी है और वो फाइनाइट भी है कि एन का कोई ना कोई वैल्यू होगा और जितना एन का वैल्यू होगा उतना ही इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करूँ कि मैं ऐसा करूँ कि मैं बोलूँ कि इस जीपी के अंदर में इसके आगे भी कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, और मैं ऐसे डॉट 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 देके छोड़ दूँ, बोलूँ कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो उस टाइम पर ये जो जीपी होगा बेटा ये कहलाता है इनफाइनाइट जीपी। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ। आ गया सर। हाँ सर। A GP consisting of infinite number of terms by counting is called infinite GP। ठीक है, ओके। हम लोग को इस जीपी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कुछ पढ़ना वढ़ना है, हम लोग को बस एक ही चीज पढ़ना है इसके बारे में, इसके सम का एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके सम का एक्सप्रेशन होता है बेटा a divided by 1 minus r, where a stands for first term of the GP, a stands for first term of the GP, R stands for common ratio of the GP, R stands for common ratio of the GP। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। वो ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब R का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब R का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में। अगर R का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में नहीं है, उसके बाहर है, कहने का मतलब अगर R का वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा है, या सपोज करो कि कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से कम है, देन वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, व्हाई वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, उसका मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेनेशन और प्रूफ अभी देने का ट्राई करूंगा, लेकिन वो चीज इतना ज्यादा एकेडमिकली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आप लोग के लिए तो ये बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं प्रूफ के बारे में अगर बात करूं कि ये कैसे आया, क्यों आया और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत और भी फालतू बात आप लोगों के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करूं मैं आपसे पूछूं एक नंबर हाफ है, एक नंबर हाफ का स्क्वायर है, एक नंबर हाफ का क्यूब है। ठीक है, तो इन तीनों में कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा? तो क्या बोलोगे, सबसे बड़ा सर कौन? हाफ सबसे बड़ा होगा। आप सबसे बड़ा होगा? नहीं, लेकिन ऐसा तो हम नहीं जानते थे, हम लोग तो जनरली देखते थे कि जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे ओवरऑल जो नंबर है, एक सेकंड जाने दो, चला गया। ठीक है, गया। तो हम लोग क्या सुन के रखे हैं कि जैसे जैसे नंबर का पावर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ता जाता है। हम लोगों ने तो ये सुन रखा है ना, जैसे जैसे नंबर को बढ़ाया जाता है वैसे, मतलब नंबर के पावर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे नंबर का वैल्यू बढ़ता जाता है। ये सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ, बोलो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अच्छा, लेकिन आप ध्यान देना कि ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे हाफ के केस में इक्वलेंसी, तो हाफ के केस में इसका वैल्यू कितना होगा, बोलो डेसिमल वाइज 0.5। सर 0.5। हाँ, हाफ का स्क्वायर मतलब बेटा 1/4 और डेसिमल वाइज इट विल बी 0.25। ठीक है, हाफ का क्यूब मतलब 1/8 और दिस विल बी डेसिमल वाइज 0.125। तो जब आप डेसिमल वाला पोर्शन इन लोगों का देखोगे यू कैन क्लियरली सी
कि इनमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये वाला है 0.125, उससे बड़ा 0.25 और सबसे बड़ा 0.5। तो इन तीनों में अगर कोई बेटा मेरे से पूछे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वापस से सब लोग बताओ कि किसको बोलेंगे हम लोग सबसे बड़ा? 0.5। 0.5 यानी कि भाई हाफ सबसे बड़ा, और हाफ के पावर में 3 जो है वो सबसे छोटा है। और फैक्ट ये है कि जैसे जैसे मैं फर्दर हाफ का पावर इंक्रीज करता जाऊंगा ना, सपोज करो कि पावर 4 करूंगा, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर सपोज करो कि मैं और इसको अगर इंक्रीज करूं कि हाफ का पावर 5 ले लूं, ठीक है, तो वो और एक छोटा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ एक बार कि जैसे जैसे हम हाफ का पावर बढ़ाते जाएंगे, नंबर वैसे वैसे धीरे धीरे और छोटा होते जाएगा, 0 के पास आते जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो एक बार। आ रहा है। आ रहा है। मतलब हाफ खुद जो है आप देखो 0.5, नेक्स्ट वाला 0.25 छोटा हो गया उस, नेक्स्ट वाला 0.125 छोटा हो गया उस, इसके बाद वाला और छोटा हो जाएगा इस स्क्वायर अगर करेंगे इसका तो, ठीक है, या पावर बढ़ाएंगे इसका तो कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ से आपको ये फील हो रहा है कि अगर मैं हाफ के पावर में सपोज करो कि एकदम इन्फिनिटी लगा दूं, ठीक है, उस टाइम पे आपको लगता है कि इसका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 0 सा हो जाएगा? क्या बोलते हो? यस सर। ये आइडिया सबको समझ में आया कि हाफ के पावर में अगर अपन एकदम इन्फिनिटी लगा दे, सोचो बेटा, थोड़ा ध्यान से माथे पे जोर दो, एकदम आराम से समझ में आएगा, बहुत इजी, ठीक है। हाफ का खुद का वैल्यू यू कैन सी की 0.5 है, स्क्वायर कर देने पे द वैल्यू बिकेम 0.25 विच इज लेस देन 0.5। ये बड़ा है, ये ना छोटा हो गया, और पावर इंक्रीज किया तो और छोटा हो गया, और पावर इंक्रीज करेंगे और छोटा हो जाएगा, और फर्दर पावर इंक्रीज करेंगे और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं पावर इंक्रीज करता जाऊंगा हाफ का, धीरे धीरे जो उसका आंसर है वो बिल्कुल छोटा होता जाएगा। और अगर आप सपोज करो कि मैं हाफ के पावर में बेटा इन्फिनिटी ही चढ़ा दूं, कि इनफाइनाइट पावर कर दूं मैं इसका, तो जो इसका आंसर आएगा वो इतना छोटा होगा कि अपन उसको ऑलमोस्ट 0 ही मान सकते हैं। क्या ये आइडिया समहाउ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्टूडेंट्स, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद आ गया दिस? सर। Yes. हाँ हाँ। So this will be true. This will be true for all the numbers lying between -1 and 1. -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर अगर आप उठाते हो, अगर x सपोज करो इज अ नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच का अगर x कोई भी एक नंबर है बेटा, तो उस टाइम पर आप याद रखना कि x का पावर अगर आप इंफिनिटी चढ़ा दोगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। क्या ये आइडिया क्लियर है? बताओ एक बार मेरे को कि एनी नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, उसके पावर में इफ आई रेज इंफिनिटी, द आंसर ऑफ दैट एक्सप्रेशन विल बी ऑलमोस्ट 0। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां से? बताओ मेरे को जल्दी से। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, वेरी गुड। तो अब सुनना, सुनना मतलब क्या? रिकॉल करना, ठीक है। रिकॉल करेंगे हम लोग बेटा इस बात को कि सम ऑफ n टर्म्स का एक्सप्रेशन क्या था इन केस ऑफ जीपी। एज मच आई रिमेंबर इट वाज a इंटू 1 माइनस आर के पावर में n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्या आप लोग को ऐसा याद आ रहा है कि सम अप टू n टर्म्स हाँ ये था? सर। हाँ सर। हाँ, ओके। और अब मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसा करूं कि लेट r बिलोंग्स टू, मतलब r का वैल्यू, इफ आई सपोज फॉर सम टाइम कि r का जो वैल्यू है बेटा वो -1 से 1 के बीच में, ऐसा अगर मैं मानूं, और इसके साथ साथ आई पुट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसके साथ साथ आई पुट n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपको लगता है क्या चेंज आएगा? n की जगह पर इट विल बी इन्फिनिटी। दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r के पावर में n के जगह पर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सिंस r का वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच का है, तो क्या आपको लगता है कि r के पावर में जो इन्फिनिटी है दिस विल ऑलमोस्ट बिकम 0, जो मैंने अभी ऊपर समझाया आप लोग को? क्या कहते हो? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर, ओके, बहुत सारा हाँ आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
तो दिस इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा सिंपली a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि अगर r जो है वो 1 से बड़ा हो, इफ r अगर 1 से बड़ा होता, या सपोज करो कि r का वैल्यू -1 से छोटा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि s इन्फिनिटी का वैल्यू a इंटू 1 माइनस अभी भी रहता r की पावर में इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ऐसा होता कुछ, ठीक है। अब एक बार सोचो कि r का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो थोड़ी देर के लिए ना मैं r को 2 लेके सोचता हूँ, 2 के पावर में इन्फिनिटी, कैन यू इमेजिन कि इसका आंसर क्या होगा? सोचो क्या मतलब है इसका, 2 Infinity इंटू होगा सर। 2 टू 2, यस 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, और इसको सॉल्व करके बहुत बड़ा नंबर आएगा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो उस केस में r के पावर में इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। और r के पावर इन्फिनिटी का आंसर अगर इन्फिनिटी हुआ तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो बेटा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। इसीलिए इसीलिए ये जो फॉर्मूला है वो r ग्रेटर देन 1 या r लेस देन -1 के लिए हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। दिस फॉर्मूला हेंस इट इज ओनली वैलिड फॉर r लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अगर r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं रहा तो आप ये फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। क्या ये पूरा का पूरा आइडिया समझ में आया आप लोग को अच्छे से? बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर, ओके। तो ठीक है, ये है बेटा फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, और मैं दोबारा से एक बार बता दूं, देखो कि एस इन्फिनिटी का वैल्यू, इनफैक्ट मेरे को यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट में इन्फिनिटी लगा देना चाहिए। एस इन्फिनिटी मतलब सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का वैल्यू जो है वो आएगा हम लोग के लिए a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल सिर्फ तब होगा जब r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा। अगर उसके बाहर रहा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको 100% सब कुछ समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। Yes, हाँ sir. सर। हाँ Yes. सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये पहला इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब मैं इलस्ट्रेशन के साथ में एक एक 2-2 मिनट आप लोगों को चांस देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करें, ठीक है। इसको ट्राई करो तो फटाफट 1 नंबर को, फिर बात करते हैं इस पर 1 और 2 को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको सोल्यूशन। फर्स्ट वाले में टर्म्स क्या आप लोग देख सकते हो बेटा, क्या है? 10 -8 6.4 एंड सो ऑन। और हम लोग को बोला है कि इसके इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम फाइंड करने के लिए, मतलब सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस जीपी के लिए बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगा सब लोग? 10। 10। कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा? -8 डिवाइडेड बाय 10 ले सकते हैं शायद। कितना आ जाएगा? 0.8। 0.8 या -4/5 एक ही बात है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, क्या ये -1 से 1 के बीच में है कि नहीं? बोलो। नहीं। है sir. है ना, मतलब ये -1 से तो बड़ा ही होगा बेटा। हाँ sir. हाँ, तो इसीलिए एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? a बाई 1 माइनस आर। तो a आपका दिया हुआ है 10 और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 4/5, दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो 10 डिवाइडेड बाई आई थिंक 9/5 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 9। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर स्टूडेंट्स? ओके नॉट ओके? Clear है sir. क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आता है वो अपना आंसर होता है, ठीक है। 2 नंबर वाले का अगर बेटा बात करें, 2 नंबर वाले का, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी ए बी आर
AR स्क्वायर, BR क्यूब, AR पावर 4, BR पावर 5, कुछ थोड़ा अजीब सा बना दिए। और ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ कि व्हेनेवर कहीं पर आप ऐसे देखो कि दो डंडी में लगाया हुआ है और ऐसे लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ा जाता है बेटा मॉड आर। क्या पढ़ा जाता है बताओ? इसके बारे में फंक्शन Mod चैप्टर पे R. ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग। हाँ, मॉड आर पढ़ते हैं इसको। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसको क्या पढ़ा जाता है? मॉड आर। और कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ना कि मॉड आर लेस देन 1, इसका हम लोगों के लिए ट्रांसलेशन होगा, हम लोग इसको सोचेंगे कि आर लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, कि आर का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। ऐसा क्यों होता है वो चीज जब मैं आप लोग को फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब एकदम डिटेल में मैं आप लोग को समझा दूंगा, सब चीज समझ में भी आ जाएगा। बट अभी के लिए ऐसा याद रखना कि ऐसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको पढ़ा जाएगा मॉड आर लेस देन 1, और इसका मीनिंग होता है हम लोगों के लिए बेटा कि आर का वैल्यू इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। क्या ये चीज क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। Yes, sir. ओके, अभी इस पार्ट को देखो बेटा कि हम लोग उसे क्या चीज का सम मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये बेसिकली क्या है? ए प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस बी आर क्यूब, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली दो जीपी है, पता है दो जीपी कैसे हैं वो समझने का ट्राई करो। सारे ए का यदि मैं पेयर अप करूं तो आपको ना एक जीपी इन लोगों से बनता हुआ दिखाई देगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। और अगर मैं सारे बी वाले पार्ट को बेटा पेयर अप करूं तो एक जीपी ना आपको इन लोगों से बनता हुआ दिखाई देगा, बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? बताओ एक बार। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला आइडिया? आ रहा है। तो इसको बेटा सेपरेट करके दो ग्रुप बना के लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। एक कलेक्शन तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा कलेक्शन हो जाएगा बेटा बी आर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस क्या, बी आर क्यूब प्लस। ये समझ में आया? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका आइडिया तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा कि इसका फॉर्मूला के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ए बाई 1 माइनस आर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशियो, अगर इन लोग को डिवाइड करके निकालोगे तो यू विल सी कि द कॉमन रेशियो इज आर। मैंने थोड़ा शायद गलत लिख दिया है यहाँ पर, ए आर होना चाहिए था, नेक्स्ट वाला ए आर क्यूब होना चाहिए था, ए आर स्क्वायर, और उसके बाद वाला अगर हम लिखते तो ए आर क्यूब आता। मत लिखो ए आर स्क्वायर ऐसे। अब देखो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर है, थर्ड टर्म ए आर क्यूब है। ठीक है ना? तो ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या दिखाई दे रहा है हमको? आर दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसका जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम है बेटा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ए बाई 1 माइनस आर। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे इस वाले जीपी में बेटा क्या बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म कौन है? ध्यान से, थोड़ा गलती मत करना। बी आर बी आर। और कॉमन रेशियो क्या है बेटा? आर स्क्वायर, सॉरी सर आर आर। आर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? बी आर यानी कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। यही है ना फॉर्मेट सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि बी आर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्लियर नॉट क्लियर? बोलो Clear है sir. क्लियर। तो फाइनली बेटा ये ऐसा हो जाएगा कि ए प्लस बी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एक बार और कंफर्म करो, सबको आया समझ? आगे बढ़ूं मैं? हाँ sir. हाँ सर। तो हम लोग ये वाला सर ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल आप लोगों के लिए ये वाला है, आप लोग स्क्रीन पर इसको ट्राई करो आप। अच्छा स्टूडेंट्स देखो एक बार, थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया था। आइडिया वही है, ठीक है, एक बार देख लो। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि ये सारा टर्म्स है उसके अंदर। ठीक है, तो इन सारे को यदि मैं नोट डाउन करूं, ए प्लस
बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस बी आर टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब अगर दो ग्रुप में इसको अपन काटना चाहें तो ए के साथ में ये होगा, नेक्स्ट ए के साथ में ये होगा, और बी वाले ग्रुप को देखोगे तो ये दोनों और उसके बाद में ये दो। ठीक है, तो जब सेपरेटली ग्रुपिंग करेंगे बेटा तो ऐसा होगा कि ए प्लस ए आर स्क्वायर आएगा। ए आर एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, मैंने जबरदस्ती ले ली। ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट इट वुड बी ए आर टू द पावर 4, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टिल इट इज अ जीपी, कोई इशू नहीं है, बस कॉमन रेशियो जो है दैट विल चेंज। दूसरा ग्रुपिंग अगर अपन करेंगे बेटा तो वो हो जाएगा बी आर प्लस बी आर क्यूब प्लस बी आर टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से द सम विल बी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज हाउ मच, आर स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर, बताओ एक बार विद्यार्थियों, कहो कुछ। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। और बेटा इसमें क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म बी आर और इसका भी कॉमन रेशियो क्यू सी, तो क्या होगा बी आर क्यूब डिवाइडेड बाय बी आर। इमेजिन करो बी आर क्यूब डिवाइडेड बाय बी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, तो बस प्रीवियस आंसर से ये चेंज हो जाएगा कि इट विल बी ए प्लस बी आर होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट बेटा, अब अपन अगले सवाल पे चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट एवरीवन, फिर बात करें। ठीक है, सब लोग देखो इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। सोल्यूशन 0.3 और 4 पे बार होने का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझने का ट्राई करना पहले। कि इसका मतलब होता है बेटा 0.3 और 4 पे अगर बार है तो इसका क्या मीनिंग होगा, आंसर इसकी 4 4 4 4 4 4 ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स, इन्फिनिटी तक। इसको अगर आप चाहो तो बहुत ही प्यार से ब्रेक कर सकते हो, देखो कैसे। 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस 0.0004 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है क्या? इन सारे का सम अप अगर हम करेंगे तो यही वाला मिलेगा। बोलो एक बार हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बेटा ये जो सारा का सारा टर्म है, ये वाला ये वाला ये वाला, इनको अगर मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या होगा शायद 4/100, यस दूसरा वाला 4/1000, तीसरा वाला 4/10,000 एंड सो ऑन। ये समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। हाँ सर 0.3 को 3/10 क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली में एक स्टेप रुक जाओ बिट्स, ठीक है, आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वैसे लिखेंगे उसको भी, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा रुक के, हाँ एक स्टेप बस रुको बेटा। हाँ, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एक बार इसको इग्नोर कर दूं, सिर्फ इन टर्म्स को ऑब्जर्व करूं, तो कैन यू ऑल फील कि ये लोग मिला के जीपी बना रहा है? हाँ सर। आप हर एक केस में देखो जो इनका डिवीजन होगा दैट विल बी 1/10। क्या कहते हो? दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/10, हाँ सर। दिस डिवाइडेड बाय 1/10। कीर्ति समझ में आ रहा है बेटा? सर तो सिंस 0.3 उस जीपी का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो जीपी है बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म कौन है? 4/100 और कॉमन रेशियो क्या है? 1/10। आर वी ऑल वेरी कंफर्टेबल विद दिस? यस नो? यस सर। यस सर। यस। तो बेटा ये हो गया 0.3 प्लस वो क्या हो जाएगा बताओ, a बाई 1 माइनस आर होना चाहिए था। तो क्या आप लोग मेरे को वैल्यू रिप्लेसमेंट बता सकते हो? 0.3 प्लस a का मतलब 4/100 4/100 बाई 1 माइनस 1/10। ठीक है, 10।
अब अपन चाहें तो इसको भी 3/10 लिख लेते हैं। तो 3/10 प्लस 4/100 होल थिंग डिवाइडेड बाय, बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो 9/10, ठीक है। और 1 0 कैंसिल कर सकते हो। अल्टीमेटली दिस विल बिकम 3/10 और प्लस दैट विल बिकम 4/90, ठीक है। LCM is 90, basically 90 divided by 10 it is 9, 9 into 3 27 plus 4, तो कुल मिला के बेटा इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 31/90। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ट्राई करो इसको एक बार, सोचो। देखो ये क्या है कि इनफाइनाइट जीपी का एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। अ सब्सटेंस इनिशियली वेइंग 64 ग्राम्स, तो उसका जो इनिशियल वजन है बेटा वो कितना है 64, ठीक है 64 ग्राम। इज डिकेइंग, डिकेइंग मतलब धीरे धीरे, आप ऐसा समझो जैसे आई थिंक कि पेट्रोल का आप लोग को आइडिया है, पेट्रोल जानते हो ना क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ पेट्रोल को बेटा अगर मैं ओपन एक कंटेनर में डाल दूं इस तरीके से, मतलब कि इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, तो इसको ऐसे खुला छोड़ दूं कंटेनर को, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे पेट्रोल इसमें से कम होता रहेगा? हाँ सर। हाँ हाँ अगर सर। खुला छोड़ दें तो वो कम होता रहेगा ना धीरे धीरे, सही कह रहा हूँ? हाँ सर। तो ये जो धीरे धीरे इसमें से कम होता रहेगा, उसी चीज को आप सोच सकते हो कि इट इज सिमिलर टू डिकेइंग। डिकेइंग इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कोई एक सब्सटेंस है जिसका इनिशियली तो वजन है बेटा 64 ग्राम, लेकिन उसको ऐसे ही खुला में छोड़ दिया और वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या है देखो, इज डिकेइंग एट द रेट सच दैट आफ्टर 8 आवर्स देयर आर ओनली 32 ग्राम्स रिमेनिंग। मतलब 64 से इट बिकेम 32 ग्राम, ठीक है। कितने देर में? 8 घंटे, 8 आवर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये समझ में आ रहा है कि 8 घंटे में हाँ सर। 64 से 30। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आगे क्या है बेटा, देखो कि इन अनदर 4 आवर्स देयर आर ओनली 16 ग्राम्स लेफ्ट। मतलब 32 से इट बिकेम 16 ग्राम इन अ ड्यूरेशन ऑफ 4 मोर आवर्स, 4 घंटा और, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोलता है कि एंड आफ्टर 2 मोर आवर्स ओनली 8 ग्राम्स रिमेन। मतलब और फर्दर 2 घंटा पार करने के बाद में कितना बचा हुआ है? 8 ग्राम। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाउ मच टाइम passes before none of the substance remains? How much time passes before none of the substance remains? तो बेटा इसमें ऐसा है कि ये एक बार डिके हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। ये जो था ये बेसिकली एक बार डिके हुआ, 1 डिके। यहाँ से जब ये यहाँ गया तो उसको अपन कह सकते हैं कि ये सेकेंड डिके था उसका, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला उसका थर्ड डिके था, ठीक है। अभी इसको टोटली खत्म होने में आप लोग क्या लगता है कितना डिके का मतलब क्या कि अप्रोच लग जाए, कितने बार डिके होना पड़े कंप्लीटली खत्म होने में? सर और 3 बार। एक्चुअली आंसर इज इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होगा, ये 64 है, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। सोचो इसके बाद क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद में क्या होगा 0.5, 0.5 के बाद में क्या होगा 0.125, 0.125 के बाद में क्या होगा उसका भी आधा, उसके बाद में क्या होगा उसका भी आधा। तो ऑलमोस्ट इसको कंप्लीटली गायब होने के लिए, जीरो होने के लिए इनफाइनाइट डिके लगेगा। नो डाउट 3-4 डिके के बाद में इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगा। खत्म होने में ये जैसे फर्स्ट डिके है, सेकेंड डिके है, थर्ड डिके है, इट विल टेक इनफाइनाइट डिके टू कंप्लीटली वैनिश। आया बात समझ, नहीं आया समझ? यस सर। यस सर। यस सर। और जो हम लोग को पूछा गया वो देखो कि हाउ मच टाइम पासेस बिफोर नन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स, मतलब पूरा का पूरा डिके होने में टाइम कितना लगेगा वो मेरे से पूछा हुआ। तो फर्स्ट डिके में इट टुक 8 आवर्स, सेकेंड वाले में इट टुक 4 आवर्स, थर्ड वाले में इट टुक 2 आवर्स। तो अगर मैं टाइम का बात करूं, तो रिक्वायर्ड
टाइम मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा 8 + 4 + 2 + डॉट डॉट डॉट. As you can see कि this is a infinite GP with first term equal to 8 and common ratio equal to R equal to half. क्या बोलते हैं? क्योंकि 4 divided by 8 half, 2 divided by 4 half. तो कॉमन रेशियो से कितना हो गया? हाफ. आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार. आ गया सर. आगे ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. तो भाई इसका सम क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट टर्म है 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो इज हाफ. तो कुल मिला के 8 डिवाइडेड बाय हाफ एंड दिस विल बिकम 16. तो ऑल टुगेदर टोटली वैनिश होने में हम लोग को लग जाएगा 16 आवर्स. आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार. आ गया सर. आगे ओके. इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलो ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ो फटाफट इसको ध्यान से. हाँ देखो ये है प्रॉपर क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट मतलब इनफाइनाइट जीपी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है. कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमारे काम आ सकता है इस पे. देखो क्या बोलता है. अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. मतलब एक स्क्वायर पहले से है, तो एक नया स्क्वायर बनाने के लिए बाहर वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना देंगे. फिर जो नया स्क्वायर बना उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना देंगे. फिर जो नया स्क्वायर बना उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना देंगे. और ये प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइटली कंटिन्यू होगा. मतलब अब वापस से एक स्क्वायर इसके अंदर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, एक स्क्वायर उसके अंदर बन जाएगा ऐसे, और ये चीज बस चलता जाएगा. इनफाइनाइट आप स्क्वायर से यहाँ पर बना सकते हो. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. आगे क्या बोलता है देखो. A third square is drawn inside second square by joining the midpoints of the second square and the process is continued indefinitely. ये चीज मैं कह रहा था. If the sides of the original square is 8 centimeter, find the sum of the areas of all the squares thus fall. ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी स्क्वायर बनेगा सारे का एरिया का हमको सम पूछा हुआ. कि मतलब पहला स्क्वायर का एरिया, ठीक है, दिस एरिया प्लस दूसरे स्क्वायर का एरिया प्लस तीसरे स्क्वायर का एरिया प्लस चौथे स्क्वायर का एरिया प्लस इनफाइनाइटली जितना भी स्क्वायर बनेगा सबका एरिया का सम हमको चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना? आई थिंक 8. क्या कहते हैं, बोलो. Yes, sir. यस. ए ई Yes. क्या होगा बेटा? ई इज द मिड पॉइंट, तो ए कितना हो जाएगा? 4. 4. और ए ई विल बी सेम एज ए एच, वो भी 4 ही होगा क्या? सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो अपन ई एच के बारे में क्या कह सकते हैं बताओ? ई एच क्या हो जाएगा? ई एच विल बी हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ई एच स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए बताओ मेरे को, बोलो जल्दी से. ए ई स्क्वायर प्लस बोलो ए एच स्क्वायर. ठीक है, तो ई एच का जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए ई का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, ई एच का स्क्वायर इज आल्सो 4 स्क्वायर. तो ये अल्टीमेटली आई थिंक आ जाएगा 4 रूट ओवर 2. इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर. अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सोचना भी कि अगर ई एच का वैल्यू 4 रूट ओवर 2 आया है, तो कैन यू टेल मी कि ई आई का वैल्यू कितना आएगा? 4√2/2. यानी कि 2 रूट. अच्छा, ई आई का वैल्यू जितना होगा आपको लगता है कि ई जे का वैल्यू भी उतना ही होगा? यस सर. अच्छा, तो दूसरे वाले स्क्वायर का अगर मैं पूछूं आपसे कि ये तो दूसरे का लेंथ तो अपन निकाल लिए ई एच का, अब अगर मैं आई जे निकालना चाहूँ बेटा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. क्या अपन वापस से वही लॉजिक लगा सकते हैं कि आई जे का होल स्क्वायर इक्वल टू, बता सकते हो क्या होगा? ई आई का होल स्क्वायर प्लस ई जे का होल स्क्वायर. क्लियर नॉट क्लियर? यस सर. क्लियर. और वैल्यू डालोगे तो बेटा क्या आ जाएगा बताओ? रूट अंडर बोलो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस
2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. चलो भाई देखो, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हुआ ये था कि अपन ई आई इज इक्वल टू ई जे इक्वल टू 2√2 तक पहुंच गए थे। ठीक है ना, यानी कि ई आई ई जे का वैल्यू 2√2 होगा, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया था। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आई जे के लिए अपन ने ये रिलेशनशिप लगाया कि आई जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई का होल स्क्वायर प्लस ई जे का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मेरे को आई जे का वैल्यू जो है बेटा मिला 4। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब आप फील ले, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास में सबसे बाहर वाले स्क्वायर का साइड है, मेरे पास में उसके अंदर वाले स्क्वायर का साइड है, और मेरे पास में उसके भी अंदर वाले स्क्वायर का साइड है। इन तीनों का साइड मेरे पास में है। तो अब जो मेरे को टोटल एरिया पूछा हुआ है वो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, समझना थोड़ा ध्यान से, ए बी का स्क्वायर प्लस ई एच का स्क्वायर प्लस आई जे का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो एक बार है। सर पेरीमीटर चाहिए क्या हम लोग को? नहीं 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 नहीं, हम लोग को एरिया चाहिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स का एरिया। ठीक है, ओके सर। तो क्या आप लोग को ये चीज समझ में आया? बोलो एक बार मेरे को कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर प्लस आई जे स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यस, नो, क्लियर, नॉट क्लियर? यस सर। ठीक, अगर मैं सबका वैल्यू बिठाऊं तो ए बी वाज इनिशियली गिवन एज आई थिंक 8। ठीक है, तो इट वुड बी 8 स्क्वायर प्लस ई एच का स्क्वायर इफ आई कैलकुलेट तो 4√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 into 2 32, मतलब यस सर। 4√2 का होल स्क्वायर ही लिखता हूँ एक बार। आई जे का होल स्क्वायर बेटा 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अगर इसको सिंप्लीफाई करके अपन लिखें, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो? 64 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट। क्या आपको फील हो रहा है कि ये सारा टर्म्स कुल मिला के एक जीपी फॉर्मुलेट कर रहा है? बोलो हाँ यार। यस सर। और इस जीपी का बेटा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या होगा? सर फर्स्ट टर्म होगा 64 और कॉमन रेशियो होगा शायद हाफ होगा। ठीक है, तो इसका यदि इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, यस just half, altogether this will be 64 divided by half, and finally the answer is 128. आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ मेरे को। आ गया सर। आगे सबको आ गया? कंफर्म करो हाँ या ना। हाँ सर, ओके, चलते हैं बेटा। ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट इसको पढ़ो और इसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज के लिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद में क्लास होगा। करो फटाफट पढ़ो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा आप लोग को ये करके। आप लोगों ने इसका नाम सुना है कभी? पिम पॉम पॉम, मतलब आई डोंट प्रॉपर्ली रिमेम्बर, बहुत ही बचपन का बात है। पिम पॉम होता था कि पिंग पोंग होता था, इसी में से कुछ होता था। पिंग पोंग बॉल, ऐसा कोई बॉल के बारे में सुना है कि? हाँ सर। एक ऐसा छोटा सा बॉल होता है, हाँ, वो बहुत ज्यादा बाउंस करता है। मतलब ऐसे जनरली जो बॉल है फुटबॉल वगैरह, वो उतना ज्यादा बाउंस बैक नहीं करता। अगर आप एक बार नीचे आराम से छोड़ दो, अब जबरदस्ती जोर से मारो तो अलग बात है, बाकी अगर आराम से छोड़ दो तो भी, मतलब मेरे को याद है कि बचपन में हम लोग खेला करते थे इससे। ये बॉल नीचे आते बहुत जोर से ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब बाकी बॉल से कंपैरिजन में काफी ज्यादा ऊपर जाता है। तो वैसे किसी एक बॉल का ना स्पेशल में बात चल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 फीट। 90 फीट के हाइट से एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया एंड ऑलवेज रिबाउंड, मतलब बॉल जो है वो रिबाउंड करेगा। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, गिरने के बाद में नीचे अटक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में जाके चिपक गया वो बॉल,
वो क्या है कि यहाँ आएगा, ड्रॉप खा के वो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जाते समय कंडीशन है थोड़ा सा, क्या कंडीशन है वो अब हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। देखो क्या कंडीशन है कि एंड ऑलवेज रिबाउंड्स 1/3 द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट फॉल्स। मतलब अगर 90 मीटर से इसको ड्रॉप किया गया था तो बाउंस बैक करके ये ना वापस 90 मीटर तक ऊपर नहीं चला जाएगा। ये क्या है कि जितने से ड्रॉप किया गया था उसके 1/3 डिस्टेंस तक ही ये ऊपर जाएगा। क्या ये वाला आइडिया समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड, आ रहा है समझ? आ रहा, ओके। और उसके बाद में फिर से ये क्या होगा कि नीचे गिरेगा, ठीक है। नीचे गिर के फिर से ये जमीन में अटक नहीं जाएगा, फिर से क्या होगा ये फिर ऊपर जाएगा। लेकिन इस बार ये कितने से ऊपर नीचे गिरा है? 30 से, तो उसका 1/3 तक ही ऊपर जा पाएगा, दैट इज 10 ऊपर जाएगा सिर्फ, ठीक है। फिर से ये यहाँ से गिरेगा बेटा, और गिरने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर मान लो कि मेरे को इसमें बनाना हो ये कितना ऊपर जाएगा, तो क्या आप लोग बता सकते हो कितना ऊपर जाएगा इस बार? बोलो स्टूडेंट्स, इस बार कितना ऊपर जाएगा? 10/3। 10/3, और फिर नीचे आएगा, ठीक है। और फिर नीचे आके मतलब वापस ऊपर जाएगा, ऐसा चलते रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। क्या आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आया सारा का सारा? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। यानी कि यहाँ ऊपर से छोड़ा, फर्स्ट हिट ऊपर गया वापस, सेकंड हिट ऊपर गया वापस, थर्ड हिट, यहाँ तक में वो कितना डिस्टेंस चला होगा पहले मेरे को ये बताना है। फिर मेरे को बताना है कि ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो इस वाले पे थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप साफ साफ देखो कि फर्स्ट हिट यहाँ पे हुआ है, सेकंड हिट यहाँ पे हुआ है, थर्ड हिट यहाँ पे हुआ है। इसमें तो इस डायग्राम से ही क्लियर है ना कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बताओ। टोटल डिस्टेंस टिल थर्ड ड्रॉप, थर्ड 2 फुट 90 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2, सही कह रहा हूँ? बोलो। 90 से ये डायरेक्टली एक बार नीचे आया, 30 से एक बार ऊपर गया, और 30 से एक बार नीचे आया, तो 30 दो बार कवर हो। फिर से 10 से एक बार ऊपर गया, 10 से एक बार नीचे आया, तो 10 भी दो बार कवर हो। इसीलिए 90 एक बार काउंट हो रहा है, 30 दो बार और 10 दो बार। आया समझ? नहीं आया समझ? कहो कुछ आगे सर। आगे आगे। तो टोटल बेटा कितना आ जाएगा ये? 90 प्लस 60 प्लस 20, आई थिंक 170। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो बताओ बेटा, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है, क्लियर है सर। आगे सुनना कि ये रेस्ट पे कब आएगा। आपको लगता है कि यही वाला जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट टाइम्स कंटिन्यू होगा क्या? अभी यहाँ तक पहुंचा है, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा कितने में नीचे आएगा, नेक्स्ट टाइम कितना ऊपर जाएगा, उतने में नीचे आएगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा उसका आधा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, और फाइनली कोई एक टाइम पे जाके ये रेस्ट में आएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि रेस्ट में आने के पहले ये इनफाइनाइट टाइम्स बाउंस करेगा? हाँ ओके। और बेटा अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि टोटल डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, अगर मैं इसका बात करूं तो मेरे ख्याल में ना ये होना चाहिए। देखो, दिस इज इक्वल टू 90 तो हो गई, प्लस 30 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10/3 इंटू 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। क्या कहते हैं? ये एक्सप्रेशन जो मैंने क्रिएट किया ये समझ में आया आप लोग को? क्योंकि पहले बार तो बस नीचे आ रहा है तो 90, और बाकी जितना भी होगा उसमें एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो वो लोग दो दो बार काउंट होगा। तो 30 दो बार काउंट होगा, 10 दो बार काउंट होगा, 10/3 दो बार काउंट होगा, एंड सो ऑन। और ये चीज अगर हम रेस्ट का बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम कंटिन्यू होगा, इसीलिए इस बार इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट काउंट करेंगे। बोलो यहाँ तक ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, 90 का तो ठीक है बेटा,
इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या अपन 2 कॉमन ले सकते हैं? ये 2 तो सबके पास ही है। या 2 को भी छोड़ो, बात 2 को भी रहने दो, क्या तो दिमाग लगाना है। ये पूरा इनफाइनाइट जीपी लग रहा है क्या? टेल मी। बोलो बेटा Yes, sir. कैसे? 10 into 2 by 30 into 2, 10 by 3 into 2 by 10 into 2। आप लोग देख सकते हो 2 2 गॉन, 1 by 3, 2 2 गॉन, 10 10 गॉन, अगेन 1 by 3। सिंस इनका रेशियो सेम है, ठीक है ना, सिंस इनका रेशियो सेम है, दिस डिवाइडेड बाय दिस सेम, दिस डिवाइडेड बाय दिस सेम, इसीलिए वी कैन से कि these terms are in GP। and how many terms does it have? Answer is infinite, therefore we can say कि it is an infinite GP। क्या ये बात बेटा सबको क्लियर हुआ? जल्दी से कंफर्म करो एक बार, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म बताओ बेटा और कॉमन रेशियो बताओ इसका जल्दी। अभी भी मैंने एक्सप्लेन करा आपको। 30 into 2 फर्स्ट टर्म क्या? हाँ सर। ओके, कॉमन रेशियो बताओ बेटा। 1/3, 1/3। 1/3। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म यानी कि 30 into 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 30 into 2 डिवाइडेड बाय आई थिंक 2/3। सिंप्लीफाई करने पे बेटा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। 90 प्लस 30 into 2 into 3/2, 2 2 कट गया, 90 90 180, 180। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। एक बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है बेटा, जाते जाते इसको भी देख लेते हैं, बाकी फिर कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। एक इसको देख लो, ये इंडाइसिस और इनफिनिट जीपी दोनों का मिक्सचर, ठीक है। इवैल्यूएट दिस प्रोडक्ट अप टू इन्फिनिट। ध्यान से सोचो, क्या अपन इसको ऐसे सोच सकते हैं 3 to the power 1 plus half plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। जल्दी से बताओ हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। बेटा इन सारे टर्म्स को यदि ध्यान से देखोगे तो क्या ये जीपी का फीलिंग दे रहा है इनफाइनाइट वाला? बताओ। यस सर। अच्छा, ये जो बेटा इनफाइनाइट वाला जीपी का फीलिंग दे रहा है आपको, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जरा बताओ मेरे को। 1 and 1/2। 1 and 1/2, तो 3 के पावर में क्या लिखे तुम? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन 1/2। रेशियो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 to the power 1 डिवाइडेड बाय, कहो जल्दी से, हाफ। 2। This is equal to 3 to the power 2, perfect, and the answer is 9. So is this question also clear? Yes, no? यस सर। Yes, Yes, sir. फाइन बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास को यहाँ पर एक बार अब स्टॉप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगले क्लास में अपन इनफाइनाइट जीपी का 2-3 सवाल और देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब जो सेकंड चैप्टर है आप लोग न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखना आप लोग और अगले क्लास में आना अच्छे से। थैंक यू सर। Thank you, बेटा। sir. थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू। वेलकम Thank you, sir. वेलकम। सर